नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं चाइना और यूएसए के बारे में। बेसिकली ये एक कंपैरिजन वीडियो होगा क्योंकि बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि 2030 से 2050 का जो टाइम होगा उस बीच में जो यूएसए का एक ग्लोबल सुपर पावर वाला टैग है वो यूएसए से छीन लिया जाएगा और वो चाइना को मिल जाएगा। बिकॉज जिस तरीके से चाइना की ग्रोथ हो रही है हर तरीके से, चाहे वो इकोनॉमिकली हो चाहे वो डिफेंस सेक्टर में हो, हर जगह चाइना इज मेकिंग इट्स माइट। तो जिस तरीके से ये ग्रोथ देखी जा रही है उसके हिसाब से बोलते हैं कि चाइना जो है वो बहुत जल्द दुनिया का ग्लोबल पावर बन जाएगा। सेम वही स्टेटस जो आज यूएसए होल्ड कर रहा है वो कुछ सालों बाद चाइना होल्ड करेगा। तो आज हम इसी वीडियो को, इसी चीज को, इन्हीं फैक्ट्स को एनालाइज करने वाले हैं और मैं आपको फैक्ट्स के बेसिस पर बताऊंगा कि क्या चाइना कितना पावरफुल है, यूएसए कितना पावरफुल है, दोनों को अगर कंपेयर करें तो कितनी माइट है इन दोनों के पास। वो चीजों में मैं आपको कोई आंसर नहीं दूंगा कि ये चाइना ज्यादा बेटर है, यूएसए ज्यादा बेटर है। अगर आप ये सारे फैक्ट्स देख लोगे तो आप खुद उस पोजीशन पे आ जाओगे जहां पर आप जज कर सकते हो कि एक्चुअल में क्या चाइना सच में सुपर पावर बन भी पाएगा या नहीं। क्या यूएसए सुपर पावर जो है, क्या वो उसका सुपर पावर जो टैग है वो गिरने वाला भी है या नहीं, या वो हमेशा स्टेबल रहेगा जैसे उसने पिछले 100 सालों में वो रहा है। तो ये सारी चीजों को एनालाइज कर लेंगे आज इस वीडियो के अंदर में। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है दिया है सब टीम की तरफ से दैट हमने अपना व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करा है और ये व्हाट्सएप चैनल की लिंक हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको ऊपर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पर जो फॉलो का बटन है इस पर जरूर से आप क्लिक कर लेना। उसके साथ साथ बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लेना। तो इस व्हाट्सएप चैनल पर जो भी रेगुलर अपडेट्स आएंगे वो आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएंगे। यहाँ पर हम बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक डाला करते हैं जो कि काफी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। प्लस जो हमारी फ्री पीडीएफ्स हैं, माइक्रो डायग्राम्स हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्प करेंगे, आपको एनालिटिकली काफी ग्रो करेंगे, वो सारी चीज यहाँ पर डाली जाती है। तो आप इस चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अच्छा, जो ये हम कंपैरिजन करने वाले हैं मोस्टली 3 चीजों के बेसिस पर करने वाले हैं, जहां पर क्योंकि देखो अगर किसी कंट्री को सुपर पावर बनना है तो 3 चीजें तो बहुत जरूरी है। एक तो उसकी पॉपुलेशन काफी स्टेबल होनी चाहिए। दूसरी चीज हम जज करेंगे फॉरेन पॉलिसी के बेसिस पर कि उसके कितने अच्छे रिलेशंस हैं किन कंट्रीज से। तीसरी चीज हम उसकी मिलिट्री माइट को देख करके जज करेंगे। अगर इकोनॉमी की बात करें तो देखो दोनों कंट्रीज इकोनॉमिकली बहुत साउंड कंट्रीज हैं, तो हम उस पॉइंट पर नहीं जाएंगे। हालांकि ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको आप देख करके ये बता सकते हो कि कौन कंट्री सुपर पावर बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। तो वो लिस्ट बहुत बड़ी है, वो सारी लिस्ट के सारे पॉइंट्स हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो अभी इस वीडियो में हम इसकी 3 पॉइंटर्स पे इन दोनों कंट्रीज को कंपेयर करेंगे। देखो इन 3 पॉइंट्स के अलावा अगर आपको आगे और भी पॉइंट्स पर इन दोनों कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। वी विल गिव यू द कंपैरिजन ऑफ दीस बोथ कंट्रीज। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले अगर फर्टिलिटी रेट देखा जाए, देखो सबसे पहले जरूरी चीज क्या होती है कि आपका पॉपुलेशन कितना स्टेबल है, और पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी देखने के लिए आप फर्टिलिटी रेट को नापते हो। अगर फर्टिलिटी रेट देखा जाए तो कहा जाता है कि 2.1 आइडियली होना चाहिए किसी कंट्री का फर्टिलिटी रेट, बट यहां पर यूएसए की फर्टिलिटी रेट है 1.7 और जो चाइना अपना डेटा देता है उसमें फर्टिलिटी रेट दिखाता है चाइना का 1.6। तो इस डेटा के हिसाब से तो चाइना बहुत ज्यादा पीछे नहीं है यूएसए से, बट चाइना जो डेटा देता है वो हाईली डाउटेड डेटा होता है। कोई भी कंट्री चाइना के डेटा को नहीं मानती है बिकॉज कोविड-19 के दौरान जो चाइना ने करा है, बहुत सारी अपनी जो नंबर ऑफ डेथ्स थे उसको नहीं दिखाया, बहुत सारी चीजें हाइड करता है चाइना, अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग्स भी हाइड करता है। तो बहुत सारा डेटा जो है मैनिपुलेट करके दिखाता है पूरी दुनिया को चाइना, इसलिए इस डेटा को माना नहीं गया। और जो यूएस एजेंसीज और बड़ी बड़ी जो क्रेडिबल एजेंसीज हैं जिन्होंने रिसर्च किया चाइना के ऊपर, उनका यह मानना है कि अराउंड चाइना यहां पर लाई करता है जो 1.2 है चाइना की एक्चुअल फर्टिलिटी रेट। अब अगर 1.2 देखा जाए, दिस इज वे बिहाइंड 2.1 और ये बहुत कम है अगर इस केस को देखा जाए। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब फर्टिलिटी रेट इतना कम होने की वजह से क्या होगा कि विथ टाइम चाइना के साथ एक प्रॉब्लम होगी जो कि है इसकी फर्टिलिटी रेट जितनी कम होगी उतनी ज्यादा मतलब इसकी एजिंग पॉपुलेशन है। एजिंग पॉपुलेशन मतलब क्या है और ये क्यों नुकसानदेह है चाइना के लिए? देखो जितने ज्यादा लोग एज्ड लोग होंगे जो 50 साल के पार हैं या 55 साल के पार हैं, वो एक्चुअल में जीडीपी या इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे हैं अपना, बिकॉज उनकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है काम करने के लिए। तो व्हाट दे आर डूइंग, एंड वो क्या ले रहे हैं, गवर्नमेंट से पेंशन ले रहे हैं। तो वो बेसिकली क्या है, वो एक एसेट नहीं। अच्छा, इसको आप ऑफेंड मत होना इस चीज से, दिस इज फैक्ट व्हिच आई एम टेलिंग कि वो गवर्नमेंट से पेंशन ले रहे हैं बट वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं जीडीपी या इकोनॉमी में उस कंट्री के। तो पेंशन ज्यादा है और वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, तो वो एक लाइबिलिटी है इकोनॉमी पर, वो एसेट नहीं है कंट्री के लिए। वहीं अगर ये एजिंग पॉपुलेशन कम होगी, कम लोग एज्ड होंगे, कम लोग पेंशन ले रहे होंगे, बल्कि काम करने वाली जनसंख्या जो है वो ज्यादा होगी, तो वो काम करने वाली जो जनसंख्या है वो अपने एम्प्लॉयमेंट के जरिए अपनी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा या इकोनॉमी में अपनी कंट्री के कंट्रीब्यूट करेगा, जो कि इंडिया के केस में हो रहा है कि इंडिया में काम करने वाली जनसंख्या ज्यादा है और इसी वजह से इंडिया को कहा जाता है कि इंडिया बहुत तेजी से ग्रो करेगा इकोनॉमिकली, इसीलिए हम ग्रो कर रहे हैं। 4th क्वार्टर में 8.4 हम जो पहुंचे, तो ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हमारी इकोनॉमी तेज ग्रो करेगी अभी पिछले अगले 20-25 सालों तक, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन काम करने वाली है वो ज्यादा है। और ये क्राइसिस जो है वो चाइना फंस चुका है अपने पॉपुलेशन क्राइसिस में। और इसके पीछे का रीजन क्या था? इसके पीछे का रीजन 1 चाइल्ड पॉलिसी थी चाइना की, जो हमेशा से चाइना पिछले 25 सालों से फॉलो करते आ रहा है। वहीं अगर यूएस का देखा जाए तो यूएस का
का भी कोई अच्छा नंबर नहीं है, यूएस भी अभी 1.7 पर है, और 1.7 भी कोई बहुत बढ़िया नंबर, वाव नंबर नहीं है। बट इसको सही करने के लिए यूएसए क्या करता है, इसको सही करने के लिए यूएसए जो है वो इमिग्रेंट्स को एक्सेप्ट करता है। अगर आप कोविड वाला टाइम छोड़ दो, ये कोविड का नंबर है, तो 2022 में अगर आप देखोगे तो जो यूएसए ने ऑलमोस्ट 1 मिलियन इमिग्रेंट्स को एक्सेप्ट किया अपनी कंट्री में। तो अगर आपका फर्टिलिटी रेट आपकी कंट्री का अच्छा नहीं है, तो आप इमिग्रेंट्स को एक्सेप्ट कर लो, तो वो चीज वो लोग आकर के काम करेंगे और आपके इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, उससे आपका फायदा होगा। तो यूएसए वो उसको सही करने के लिए 1 लाख इमिग्रेंट्स को एक्सेप्ट किया। वहीं चाइना का नंबर बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि चाइना बिलीव नहीं करता, इसलिए चाइना ने सिर्फ 1500 इमिग्रेंट्स को एक्सेप्ट किया, जिनको पर्सनल कार्ड दिया है, अपनी कंट्री की पर्सनल नागरिकता दी है। और ये 1500 2022 का फिगर है, 2023 में ये और कम होने वाला है, ऐसा प्रिडिक्ट किया था जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने। तो चाइना कुछ ऐसा कर नहीं रहा है कि अपनी फर्टिलिटी रेट को वो और ज्यादा सुधार पाए। पॉलिसी वाइज करने की कोशिश की चाइना ने, जैसे 1 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर दिया, उसके बाद 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आए। 2 चाइल्ड पॉलिसी ने भी काम नहीं किया, कोई बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं दिखाया, तो अब उन्होंने उसको भी स्क्रैप कर दिया और 2021 में उन्होंने 3 चाइल्ड पॉलिसी ला दी है। अब 3 चाइल्ड पॉलिसी भी शायद ही कुछ अच्छा कर पाए, बिकॉज इट टेक्स टाइम, और चाइना एक बहुत बुरे पॉपुलेशन क्राइसिस में फंस गया है, सेम जैसे एक टाइम पर रशिया फंसा था। तो चाइना को भी कुछ रशिया जैसा प्लान लाना पड़ेगा। रशिया ने बेसिकली कब क्या किया था, अगर आप ये ग्राफ देखोगे तो यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो रशिया की पॉपुलेशन है वो सिग्निफिकेंटली जो है डिक्लाइन हुई थी, और इसको सही करने के लिए रशिया ने एक टैक्स लगा दिया था। और ये टैक्स का टाइम था कि 1942 से 1992 तक, जब तक यूएसएसआर का था एग्जिस्टेंस, तब तक ये टैक्स लगाया गया था कि जिसको भी बच्चा नहीं होगा, जिसके भी कोई चाइल्ड नहीं होगा, उसके ऊपर ये टैक्स लगाया जाएगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो लोग ज्यादा से ज्यादा ताकि चाइल्ड प्रोड्यूस करें, ताकि उनको टैक्स ना देना पड़े, टैक्स से बचने की कोशिश करें। और इसके बाद ये इस चीज ने काम भी की थी। 1942 से 1992 तक के पीरियड में आप देखोगे सिग्निफिकेंट ग्रोथ है रशिया की पॉपुलेशन में। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा चाइना को अगर अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को सही करना है। तो इन केस ऑफ फर्टिलिटी आपने देखा कि यूएसए हैज द एज, और यूएसए की जो पॉलिसीज है दैट इज डूइंग द वर्क, वो इमिग्रेंट्स को एक्सेप्ट करे। वहीं चाइना जो है वो इमिग्रेंट्स वगैरह को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो कुछ ऐसा प्लान अगर लेकर के आता है तब तो फायदेमंद है, अदरवाइज फर्टिलिटी या पॉपुलेशन के स्टेबिलिटी में देखा जाए तो चाइना इज वे बिहाइंड यूएसए। अब नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो फॉरेन पॉलिसी के बेसिस पर अगर आप जज करोगे तो देखो चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी कहते हैं। वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी मतलब सिंपल सी टर्म्स में ऐसा है कि ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव है अपने फॉरेन रिलेशंस को लेकर के। काफी एग्रेसिव स्टेटमेंट्स देखने को मिलते हैं जी जिनपिंग के द्वारा, या चाइना के बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स हैं जो अच्छी अच्छी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, जैसे ली यांग है, अगर इनकी बात करें, ये मिनिस्टर है चाइना के, और इनका ट्वीट अगर आप देखो तो ही इज कॉलिंग कनाडा अ रनिंग डॉग, और कनाडा से ठीक ठाक रिलेशन थे, तो इन्होंने ऐसा ट्वीट कर दिया और यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो की फोटो तक लगा दी, और इसमें कह रहे हैं कि जो कनाडा है वो रनिंग डॉग है यूएसए का। तो दिस इज हाईली इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, और ऐसा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर यहीं पर नहीं, हर जगह बार बार चाइनीज के मिनिस्टर्स द्वारा दिखता है। ये सारी जो ट्वीट्स हैं वो हैं जो चाइना के मिनिस्टर्स करते हैं और जो कंट्रीज चाइना के अगेंस्ट में करती हैं। तो यू नो चाइना इज वेरी अनपॉपुलर इन फॉरेन रिलेशंस ऑल्सो, क्योंकि चाइना के जितने ज्यादा दोस्त नहीं उससे ज्यादा एनिमीज हैं, ऐसा माना जाता है। अगर आप देखो तो मालदीव्स के साथ जो हमारा पूरा सिचुएशन हुआ, उसमें मालदीव्स के बड़े बड़े मिनिस्टर्स ने आकर के हमारी कंट्री के बारे में बोल दिया या हमारे पीएम के बारे में बोल दिया, बट इंडिया हैज शोन वेरी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर देयर। ना हमारे पीएम ना हमारे मिनिस्टर्स, किसी ने भी डायरेक्टली मालदीव्स के प्रेसिडेंट का नाम तक नहीं लिया। तो कुछ कहना तो बहुत दूर की बात है, मालदीव्स को टारगेट किया लेकिन मालदीव्स के प्रेसिडेंट का नाम तक नहीं लिया या किसी मिनिस्टर को सिंपली टारगेट नहीं किया। दिस इज वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल इन केस ऑफ इंडिया। तो यहां पर इसी तरीके से चाइना जब इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, तो एटलीस्ट ये रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर्स चाइना को एटलीस्ट दिखाना चाहिए। वहीं पर अगर आप फॉरेन पॉलिसी देखोगे चाइना की, तो दैट इज ऑल्सो वेरी डाउटिंग। देखो हमारे केस में कहते हैं कि इंडिया से तो अच्छे रिलेशन है ही नहीं, इंडिया से तो टेरिटरी डिस्प्यूट है, बेचारे अक्साई चीन और डिफिकल्ट अरुणाचल प्रदेश को क्लेम कर दिया आपने, तो इंडिया से तो है टेरिटरी डिस्प्यूट्स। अगर उसकी बात करें म्यांमार की, म्यांमार में आपने पूरा रायता फैला दिया, म्यांमार में तख्ता पलट हो चुका है, ठीक। वियतनाम से आपकी ऑलरेडी वॉर हो चुकी है, फिलीपीन से आपकी बनती नहीं, ताइवान से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, टेरिटरी डिस्प्यूट है साउथ चाइना सी को लेकर के, जापान से बिल्कुल खराब रिलेशंस हैं, साउथ कोरिया से भी बिल्कुल खराब रिलेशंस हैं, वहीं पर ऑस्ट्रेलिया से भी बिल्कुल खराब रिलेशंस हैं, और यूएसए जो कि उतनी दूर बैठा हुआ है वो पैसिफिक ओशन में आकर के वो अपने अच्छे रिलेशंस बना रहा है किसके साथ, फिलीपींस में अपना पोर्ट बना लिया, साउथ कोरिया ने अलाउ कर दिया कि आप हमारे यहाँ मिसाइल्स को स्टेशन कर सकते हो, मिलिट्री बेस बना सकते हो, जापान से बहुत अच्छे रिलेशंस हैं यूएसए के, ऑस्ट्रेलिया से ऑकस में है ही, जहां पर ऑस्ट्रेलिया को वो सपोर्ट कर रहा है ऑकस के अंदर में, वो और यूके मिलकर के। तो आप देखो कि जो पूरा यूएसए है वो आकर के यहाँ पर पूरा उसने पैसिफिक में अपनी प्लेस बना ली है, और जो ये पूरा एरिया जो कि चाइना का एक्चुअल में चाइना का यहाँ पर वर्चस्व होना चाहिए था, यहाँ पर यूएसए ने अच्छी खासी अपनी पैसिफिक फ्लीट बैठा रखी है, जहां पर वो चाइना के हर स्टैंस को चेक में रखता है अपने। तो यू कैन सी कि यहाँ पर भी जो चाइना है दैट हैज फेल्ड मिजरेबली इन द फॉरेन पॉलिसी आल्सो। बट अगर यूएसए की फॉरेन पॉलिसी वाइज देखा जाए तो यूएसए अभी बहुत अनपॉपुलर हो चुका है, क्योंकि पिछले अगर 5 साल का रिपोर्ट कार्ड देखोगे आप यूएसए का, तो यूएसए हैज फेल्ड मिजरेबली इन अफगानिस्तान, मिजरेबली फेल्ड इन इराक, दे आर मिजरेबली फेलिंग इन रेड सी, जहां पर हुदी रिबेल्स उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं और इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो मिडिल ईस्ट की पूरी कंट्रीज जो है वो यूएसए के खिलाफ हो रही है, सऊदी अरेबिया आल्सो लॉस्ट बाय यूएसए। तो यूएसए की जो पॉपुलर ओपिनियन था वो अभी डिक्लाइन होना शुरू हो चुका है। बट चाइना का अगर वहीं पर उन केस देखा जाए तो चाइना हैज स्टार्टेड टू इन्वेस्ट इन मिडिल ईस्ट हेविली, चाइना हैज मेड इट्स बेस इन जिबूटी, प्लस उसके साथ साथ चाइना इज मेकिंग रिलेशंस विद ईरान,
तो अगर आप चाइना का उस केस में देखो तो जहां पर यूएसए ने एक वैक्यूम छोड़ रखा है वहां पर चाइना घुसने की कोशिश कर रहा है, बट जहां पर चाइना ऑलरेडी प्रेजेंट है, जहां पर वो ठीक ठाक रिलेशंस बना सकता है, वहां पर उसके रिलेशंस खराब हो रहे हैं। तो यू कैन से कि यहां फॉरेन पॉलिसी में नेक टू नेक की फाइट है यूएसए और चाइना के बीच में। देखो यूएसए ने अपनी एनिमीज तो बहुत बनाई है, बट एनिमीज के साथ साथ जियोपॉलिटिकल फ्रेंड्स हैं। जैसे अगर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की आप बात करो तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोनों कंट्रीज में अगर आप ओपिनियन की बात करो तो अनपॉपुलर ओपिनियन है यूएसए को लेकर के, लेकिन ये दोनों कंट्रीज फिर भी जियोपॉलिटिकली दे आर फ्रेंड्स। अगर वहीं पे चाइना की बात करें तो पूरी दुनिया में चाइना का एक ओपिनियन बहुत ज्यादा अनपॉपुलर है। चाइना को पीपल सी चाइना एज इविल, जैसे चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी हो गई या चाइना की जो वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है पूरी, ये दीस थिंग्स आर वेरी मच क्रिटिसाइज इन केस ऑफ चाइना। तो यहां पर अगर आप कंपैरिजन करो चाइना और यूएसए का तो नेक टू नेक की फाइट है, लेकिन यहां पर एक हल्का सा एज यूएसए के पास ये चीज का है कि यूएसए उस प्लेस पर प्रेजेंट है जहां पर चाइना को प्रेजेंट होना चाहिए था, मतलब है पैसिफिक ओशन साउथ चाइना सी में, और यहां पर यूएसए की प्रेजेंट दिन पर दिन काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो जितना क्लोज आपकी एनिमी होगा उतना ज्यादा मुश्किल आपके लिए खड़ी हो जाएगी। अब इन केस ऑफ डिफेंस स्पेंडिंग अगर आप देखोगे तो डिफेंस स्पेंडिंग में जो चाइना अपना फिगर दिखाता है वो दिखाता है $292 बिलियन, विच इज वेरी लेस। लेकिन ऐसा कहते हैं कि ये जो मैनिपुलेट करके ये नंबर दिखाता है चाइना ताकि लोग उसकी जो मिलिट्री माइट है उसको समझ ना पाए, तो जो एस्टिमेटेड नंबर है, जो यूएसए के द्वारा एस्टिमेटेड नंबर है, वो कहते हैं कि $700 बिलियन चाइना खर्च करता है, विच इज वे लेस देन यूएसए। यूएसए अकेले अपने डिफेंस स्पेंडिंग पे $876.9 बिलियन खर्चा करता है, विच इज टू मच। देखो मिलिट्री स्पेंडिंग की बात करें तो यहां पर जरूर यूएसए को थोड़ा सा एज है, और यूएसए ने ऐसी बहुत सारे अपने फ्रेंड्स बना रखे हैं जहां पर अगर यूएस के ऊपर अटैक होता है या दूसरी कंट्रीज पर अटैक होता है, ऐसी डील साइन कर रखी है बायलैटरल डील्स, जहां पर दूसरी कंट्री पर अटैक होता है तो वहां यूएस उसको सपोर्ट करने जाएगी यूएस मिलिट्री, और यूएस पर अटैक होता है तो ये कंट्रीज उसको सपोर्ट करने आएंगी। तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल आप ले लो साउथ कोरिया के साथ ऐसी ट्रीटी है, जापान के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है ऐसी ट्रीटी, और मोस्ट ऑफ दी ये लैटिन अमेरिकन जो कंट्रीज है उनके साथ ऐसी ट्रीटी कर रखी है, नेटो मेंबर्स के साथ ऐसी ट्रीटी कर रखी है। बट वहीं अगर आप चाइना के देखो तो चाइना लैक्स इन केस ऑफ दीस टाइप ऑफ ट्रीटीज, चाइना ऐसी ट्रीटीज जो है वो किसी के साथ साइन नहीं कर रखा। अगर पार्टनर्स की बात करें मिलिट्री स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की, तो नॉर्थ कोरिया इज द ओनली कंट्री। तो ये 3 पॉइंट हमने अभी तक डिस्कस किए, जहां पर हमने फर्टिलिटी के बेसिस पर देखा, यानी कि पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी के बेसिस पर देखा, फॉरेन पॉलिसीज के बेसिस पर देखा, डिफेंस स्पेंडिंग प्लस अलायंस के बेसिस पर देखा। तो यहां पर एक क्लियर एज दिखता है जहां पर यूएसए को है दोनों साइड में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।